नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस क्लासेस में। एक बार हम फिर प्रस्तुत हैं आपके लिए लेकर साप्ताहिक सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, जो हमारा मानना है विशेष रूप से उपयोगी होगा सिविल सर्विस परीक्षा के सभी प्रत्याशियों के लिए। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो चीज भारत के लिए सबसे अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण थी, वो मॉस्को में सोवियत सेनाओं का नाजी सेनाओं पर जीत का जश्न था। 75वीं वर्षगांठ उसकी मनाई जा रही थी और ये बात लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सोवियत संघ ने, आज के रूस ने, तब कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। द्वितीय महायुद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई थी, बहुत सारा माल का नुकसान हुआ था और नाजियों को हराने में उसकी भूमिका का जो अवमूल्यन है वो पश्चिमी इतिहासकार लगातार करते रहे हैं। मगर सिर्फ इतिहास का पुनर्लेखन इसका मकसद नहीं था। भारतीयों के लिए ये मौका इसलिए महत्वपूर्ण था कि भारत के रक्षा मंत्री पहली बार कोरोना लॉकडाउन के बाद किसी विदेश की यात्रा कर रहे थे और चूंकि ये मौका भारत चीन की लद्दाख में मुठभेड़ के ठीक बाद हो रहा था, तो लोग आशा अपेक्षा ये कर रहे थे कि वहां से वो रूसी समर्थन बेहिचक हासिल कर शायद लौटेंगे। राजनाथ जी वहां गए, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व इस परेड में किया, उनका स्वागत सत्कार हुआ। मगर रूसी नेता पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में सिर्फ इतना भर कहा कि उन्हें पूरी आशा और भरोसा है कि उनके दो मित्र आपस में अपने तमाम विवादों का निपटारा संवाद से शांतिपूर्ण तरीके से करने में समर्थ हैं और उन्हें किसी तीसरे मध्यस्थ की जरूरत नहीं। अर्थात भारत को जिस तरह का बेहिचक समर्थन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान मिला था, उसकी आशा अपेक्षा भारत को अब नहीं करनी चाहिए। ये बात समझ में आती है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने जो प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, उनके कारण रूस चीन के करीब जाता रहा है। उसके साथ बड़े पैमाने पर उसका व्यापार होता है। साइबेरिया में उसके तेल और गैस का सबसे आकर्षक ग्राहक चीन है और शायद ये आशा करना व्यर्थ है कि रूस इस समय किसी एक पक्ष के साथ जाके खड़ा हो सकता है। पुतिन का एक और उद्देश्य इस मार्च, इस जयंती के दौरान था कि वो पश्चिम को दिखला दें कि आज भी रूस पस्त नहीं है, उसकी सैनिक शक्ति काफी बढ़ी चढ़ी है और वह यदि चाहे तो अपनी उस पुरानी प्रतिष्ठा को वापस हासिल कर सकता है बलपूर्वक, जो सोवियत साम्राज्य के काल में उसको हासिल थी। लगभग समकक्ष वो महाशक्ति माना जाता था अमेरिका के। पुतिन ने जब से सत्ता ग्रहण की है, उनके तेवर मुठभेड़ वाले रहे हैं। उन्होंने एक दुस्साहसिक राजनयिक और सामरिक नीति का अनुसरण किया है, वो उत्तरी अफ्रीका हो, वो मध्य पूर्व हो, वो सीरिया हो या वो शायद कहीं और किसी भी मोर्चे पर हो। और कुल मिलाकर पुतिन के लिए यह मौका अपनी शक्ति के प्रदर्शन का, टेक्नोलॉजी के नुमाइश का था। जहां तक भारत का प्रश्न है, राजनाथ जी को यह आश्वासन मिला कि जो हथियार उन्हें चाहिए रूस उनको यथासंभव यथाशीघ्र देने की कोशिश करेगा, सुलभ कराएगा, जिनमें S-400 प्रक्षेपास्त्र भी शायद शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने वीडियो के जरिए अपने चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, मगर दोनों पक्ष अपने अपनी जगह पर अडिग रहे। ये कहते रहे कि वो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, वो और तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, मगर दोनों एक दूसरे पर यही दोषारोपण करते रहे कि जो मुठभेड़ हुई थी उसके लिए दूसरा पक्षी जिम्मेदार था, जिसने भड़काऊ घुसपैठ उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास की हुई थी। इन्हीं दिनों रूस में एक और दिलचस्प घटना देखने को मिली कि बेलारूस ने, कि राष्ट्रपति ने ये घोषणा की कि उनका राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है निकट भविष्य में, कि उसमें रूसी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब ये बात बड़ी विचित्र लगती है। विडंबना यह है कि भले ही वो जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं वो 26 वर्ष से एक तानाशाह की तरह वहां शासन कर रहे हैं, वो पुतिन के रूस में राष्ट्रपति बनने के पहले से वहां सदर थे, मगर अगर आज उनकी सत्ता बरकरार है तो उसके लिए रूसी समर्थन और पुतिन का समर्थन परमावश्यक है। या तो वो सिर्फ अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी देश की संप्रभुता, स्वाधीनता की रक्षा को करने में समर्थ हैं और रूस के खिलाफ भी डटकर खड़े हो सकते हैं, मगर दोनों में कोई तुलना नहीं है। तो शायद कहीं न कहीं संकेत ये है कि पुतिन को अपने इन जो उपग्रह देश हैं, जो बेलारूस जैसे हैं, मोल्डोवा जैसे हैं, उनके बारे में भी शायद एक बार दोबारा सतर्क होकर सोचने की जरूरत है।
है। जिस तरह उन्होंने जॉर्जिया या यूक्रेन के संकट का निवारण किया था, वो शायद यहाँ करना उतनी आसानी से संभव न हो। एक और खबर थी इन दिनों जो रूस के संबंध में पिछले हफ्ते बड़ी लोगों को आकर्षित करती रही, कि जो संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किए थे पुतिन ने, जो उनको लगभग उनके जीवन काल के लिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, आज उनकी उम्र लगभग 67-68 वर्ष है, और यदि ये संशोधन पारित हो जाते हैं, ये वैसे वहां की संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, वहां की संवैधानिक अदालत ने इनको मंजूरी दे दी है, पुतिन इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना चुके हैं। मगर पुतिन का प्रयास ये है कि वो दुनिया को ये दिखाएं कि उन्होंने जनता का जनतांत्रिक समर्थन भी इनके लिए हासिल किया है। तो एक हफ्ते का समय रखा गया है, जब कहीं भीड़ न जुटे और कोरोना की चपेट में आने का जोखिम उठाए बिना मतदाता आकर इस पर अपनी मुहर लगा दें। यदि ऐसा होता है तो फिर पुतिन का रास्ता साफ हो जाएगा अगले 12 वर्ष तक 2 और कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में बिताने में, और जब तक वो 80 की दहलीज पर पहुंच रहे होंगे, अर्थात वो आजीवन रूस के राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार उनको होगा। उसके क्या परिणाम रूस पर और दुनिया पर होंगे, इसका चर्चा बाद में हो सकता है। एक और छोटी खबर जो अनदेखी रह गई इस बीच कहीं, वो ये थी कि साइबेरिया में एक दिन गर्मी के मौसम में एक ऐसी हीट वेव आई कि वहां जहां शून्य के नीचे तापमान रहता है, वो 39.5 सेंटीग्रेड का तापमान हुआ, और साइबेरिया में जो लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, वो धूप का आनंद लेने के लिए नदी में तैरने के लिए बाहर निकल आए, समुद्र तट के आसपास बैठने लगे। मगर ये शायद संकट की घड़ी है, क्योंकि यदि इस तरह से तेजी से मौसम बदलता है साइबेरिया जैसे प्रदेश में, तो इसके क्या दुष्परिणाम रूस पर, पड़ोसी देशों पर और बाकी दुनिया पर हो सकते हैं, ये सोचने का विषय है। पिछले सप्ताह जो सनसनीखेज खुलासे समाचारों में हुए, उनमें से एक रूसी गुप्तचर सेवाओं द्वारा तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों, सेनानायकों की हत्या के लिए इनाम की घोषणा करना था। ये एक सच है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 40 अमेरिकी वर्दीधारी सैनिक और अफसर वहां शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में। यह कह सकना कठिन है कि कितना संयोगवश मारे गए, कितना दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा पाए, और या कितनों को तालिबान ने अपना निशाना बनाया था। अब तक इस बात का खुलासा पूरी तरह नहीं हुआ है कि क्या रकम उनको इस काम के लिए दी जाने वाली थी। तालिबान ने भी इससे इनकार किया है। जाहिर है कि रूस ने तो इससे इनकार किया ही है, मगर अमेरिका के मन में शक पड़ गया है। ये एक विडंबना है कि जिस तालिबान को जन्म दिया था, जिसका विकास किया था अमेरिका ने सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अफगानिस्तान से, आज पुतिन का रूस उन्हीं खूंखार तालिबानों को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को शिकंजे में फंसाने के लिए। और जो मुठभेड़ के तेवर पुतिन के हैं, उसमें एक नया मोर्चा और एक नया हथियार वो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे, सुनेंगे। तो ये पूरी हलचल पिछले सप्ताह भर की, वो चाहे संवैधानिक संशोधन हो, वो 75वीं जयंती नाजी सेनाओं पर सोवियत और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की विजय की हो, वो सत्ता का प्रदर्शन, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन हो रूस का, या बेलारूस के साथ तनावों की संभावना की कोई गुंजाइश हो, या रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये कहना हो कि वो एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहे हैं जो नॉर्थ 2 नाम से जानी जाती है, जो समुद्र के नीचे जलमार्ग से गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ले जाएगी यूरोप तक, जिसमें वो यूक्रेन को दाएं बाएं छोड़ देंगे और यूरोप उन पर और रूस पर निर्भर हो जाएगा अपनी ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति के लिए। आने वाले दिनों में ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करेंगी। अमेरिका का महाद्वीप उत्तरी हो या दक्षिणी, पिछले पूरे सप्ताह बुरी तरह से उथल पुथल से ग्रस्त रहा। इसका एक बड़ा कारण तो यह था कि कोरोना वायरस की जो चपेट है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उत्तरी अमेरिका में 10 लाख से अधिक संक्रमित व्यक्ति हैं, 2 लाख से अधिक जानें जा चुकी हैं, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान अर्थव्यवस्था को हो चुका है। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की चपेट में जो लोग आए हैं वो अश्वेत ज्यादा हैं, गरीब ज्यादा हैं। तो अमेरिकी जनतंत्र में ये जो खाई है अमीरों और गरीबों की, श्वेतों की और अश्वेतों की, वो भी उद्घाटित होती रही है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए थोड़ी मुसीबत पैदा करती रही है। मगर अधिकांश मुसीबत उन्होंने खुद अपने लिए पैदा की है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा इतना विचित्र है कि वो बड़बोले हैं, बिना सोचे बात करते हैं, फिर बात बदल देते हैं, और लोगों को तय करना कठिन हो जाता है कि उनकी किस बात पर विश्वास किया जाए, वो अपने किस फैसले पर अडिग
वेग रहेंगे, किसको पलटी खाकर बदल देंगे। ऐसी कई घटनाएं पिछले सप्ताह वहां होती रही हैं, जिनमें 2-3 उल्लेखनीय हैं। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ये तय कर लिया है कि वो अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए ये अपनी छवि सामने प्रस्तुत करेंगे कि अमेरिका अराजकता की कगार पर पहुंच चुका है। और हाँ, भले ही अश्वेतों के नागरिक अधिकारों की बात करना उचित है, मगर आज जिस रूप में आंदोलन चल रहा है उसको बलपूर्वक दबाने से वो हिचकने वाले नहीं हैं। वो ये भी करना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो राज्यों और केंद्र के संबंध भी वो पुनर्परिभाषित करेंगे, अदालतों के फैसलों को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ताकि अमेरिकी जीवन शैली अर्थात श्वेतों की, ईसाइयों की जीवन शैली अप्रभावित रहे तमाम उथल पुथल से। अमेरिका में मूर्ति भंजन का जो दौर चल रहा था, उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सख्त कानून पारित करूंगा, और यदि कोई आदमी ऐसे खलनायकों की मूर्तियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा जो अमेरिकी इतिहास का हिस्सा है, तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब पता नहीं इस धमकी का कितना असर आने वाले दिनों में होगा। मगर 2 चीजें उन्होंने इस बीच कुछ ऐसी और की, ऐसे मेहमानों को मेजबानी की जिनको लेकर थोड़े विवाद पैदा हो गए। उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा का स्वागत किया। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा स्वयं एक तानाशाह हैं, लंबे समय से अपनी पार्टी PIS जो कहलाती है पोलैंड में, उसके नायक के रूप में वहाँ काम करते रहे हैं। वहाँ राष्ट्रपति का पद नुमाइशी ज़्यादा होता है, पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मगर इस वर्ष उनके पुनर्निर्वाचन का वर्ष है, और वो एक संकेत देना चाह रहे हैं शायद अपने मतदाताओं को कि अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे साथ है, तो आप मुझे अगर समर्थन देंगे तो आपको कुछ लाभ होगा, वित्तीय सहायता का, सामरिक सहायता का। ट्रंप ने ये घोषणा भी कर डाली कि जो वो नाटो के कुछ सैनिक जर्मनी से हटा रहे हैं, उनमें से कुछ तो घर वापस लौट आएंगे, मगर कुछ को पोलैंड भेज दिया जाएगा। यदि पोलैंड भेज दिया जाएगा तो चिंता का विषय 2 तरह से है कि पोलैंड में क्या वो सैनिक अड्डा बनाकर रहेंगे, और क्या रूस इसको यथावत स्वीकार कर लेगा कि बिल्कुल उसकी दहलीज तक नाटो के सैनिक पहुंच जाएं और वो चुपचाप देखता रहे। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति को भी अपना मेहमान बना लिया। मेक्सिको के राष्ट्रपति के संग उनके संबंध, जैसा ट्रंप हर एक के बारे में कहते हैं वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसके संग मेरे व्यक्तिगत संबंध बड़े अच्छे हैं, ऐसा कहते रहे हैं, पर अमेरिका और मेक्सिको के संबंधों के बीच काफी तनाव हाल के वर्षों में रहा है। ट्रंप के आने के बाद से खासकर ट्रंप ये घोषणा करते रहे हैं कि गैर कानूनी आव्रजकों को भीतर घुसपैठियों को आने से रोकने के लिए वो एक बड़ी दीवार यहाँ बनाएंगे, और उस दीवार का खर्च वो मेक्सिको से वसूल करेंगे। दीवार तो फिलहाल खटाई में पड़ी हुई है, मगर बहुत सारे शरणार्थी जो अमेरिका आना चाहते थे वो मेक्सिको की सरहद के उस पार अमानवीय परिस्थितियों में शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न तो तस्करी रुकी है, न संगठित अपराध रुका है, और न मेक्सिको में कानून और व्यवस्था की दशा सुधरी है। तो कमोबेश ये सोचना कि वहाँ के राष्ट्रपति भी चुनाव निकट भविष्य में करने वाले का सामना करने वाले हैं, ये सोचना कठिन है कि क्यों ट्रंप पड़ोसी देशों के चुनावों में या दूर दराज के देशों के चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। ये आक्षेप उन पर पहले भी लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भी वो मदद मांगते रहे, कभी यूक्रेन से, कभी रूस से, और इसके कारण उनके राजनीतिक दबाव में हमेशा पड़े रहे हैं, महाभियोग तक का सामना उन्हें करना पड़ा है। मगर हाल फिलहाल इससे कोई सबक उन्होंने सीखा हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में लगभग हर बड़ा देश, ब्राजील तो ठीक अमेरिका के बाद ही नंबर 2 पर है, वहाँ भी लगभग 10 लाख संक्रमण के रोगी पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ भी मरने वालों की संख्या लाख के आसपास पहुँचने जा रही है। अर्जेंटीना का हाल इससे बेहतर नहीं है, पेरू, उरुग्वे, पैराग्वे, एल सल्वाडोर, कोलंबिया सब इस महामारी की चपेट में है। मगर मिलकर इस महामारी का सामना करने के बदले हर जगह कहीं ना कहीं ट्रंप का प्रयास ये लगता है कि वो थोड़ा राजनयिक समीकरण बदलकर अपने पक्ष में कर लें, और फिर ये दिखा सके अपने मतदाता को कि देखो भी अमेरिका का प्रभुत्व मेरे नेतृत्व में आज भी दक्षिण अमेरिका में बरकरार है। कभी वो कहते हैं मैं मादुरो से बात कर लूंगा वेनेजुएला में, फिर पलटी खा लेते हैं, और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्रतिबंध उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध वेनेजुएला पर लगाए हैं, वेनेजुएला को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तेल को गैर कानूनी तरीके से ईरान और चीन को बेचना पड़ा है। और इस तरह से ट्रंप के राजने ने ईरान और चीन को अपने पैर दक्षिण अमेरिका में पसारने का मौका दे दिया है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के धुर उत्तर में जाएं तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा में कुछ तनाव पैदा हो सकता है अमेरिका के साथ, और इसका कारण उभय पक्षीय कोई विवाद नहीं है, बल्कि एक विचित्र सी घटना है। एक चीनी महिला कुमारी मेंग जो
चीनी टेलीकॉम कंपनी हुए की सीईओ की पुत्री हैं, कनाडा में हिरासत में ले ली गई जब वहां वो टोरंटो के हवाई अड्डे पर उतरी। उन पर आरोप यह लगाया गया था अमेरिका की ओर से कि वह ईरान के विरुद्ध जो आर्थिक निषेध अमेरिका ने लगाए हैं उनका उल्लंघन कर उनके साथ सामरिक महत्व के कुछ उपकरण उनको बेच रही थी। अमेरिका ने यह निवेदन किया है कनाडा से, निवेदन को आप आदेश ही समझें कि इस महिला को प्रत्यार्पित कर दिया जाए अमेरिका में, जहां उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। मुकदमा लंबा खींचने वाला है। उनको अभी हिरासत में रखा गया है कनाडा में। कुमारी मेंग को उनके पैर में रेडियो कॉलर पहना दिया गया है, मगर इसके जवाब में जो कार्यवाही चीन ने की है वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने 2 कनाडी नागरिकों को, जिनके दोनों के नाम माइकल थे, चीन में गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया है, जिसमें उनको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। अब ये दबाव ट्रूडो के ऊपर पड़ने लगा है कि यदि वो कनाडी नागरिकों के जीवन को महत्वपूर्ण समझते हैं तो इस महिला को वापस चीन को सौंप दें और बदले में कनाडियन नागरिकों को वापस ले आएं। ट्रूडो ऐसा यदि करते हैं तो वो और नाराज करेंगे ट्रंप को, जो पहले ही उनके लिए कभी कभार अभद्र भाषा का प्रयोग कर कभी उन्हें मतिमंद, कभी नौसिखिया आदि कहते रहे हैं। तो कनाडा के सामने ये समस्या विकट है। चीन ने दूसरी ओर ये धमकी कनाडा को दी है कि वो भोंपू राजनय को इस्तेमाल करना बंद करे। मजा ये है कि जितना प्रचार इस घटना का कनाडा कर रहा है उससे कहीं अधिक चीन स्वयं कर रहा है, मगर ये दोहरे मानदंडों का एक और उदाहरण है कि चीन खुद भोंपू राजनय कर सकता है मगर दूसरों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। पिछले सप्ताह एक बार फिर यह बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि यूरोपीय समुदाय के सामने उसके अस्तित्व का संकट कितना गंभीर और विकराल खड़ा हुआ है। हकीकत तो यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने के पहले ही ब्रेक्सिट के कारण यह सवाल कई लोगों को बेचैन करने लगा था कि यदि ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं रहता है तो उसका क्या प्रभाव बाकी सदस्यों पर पड़ेगा। क्या उसकी देखा देखी और कुछ सदस्य देश भी छोटे बड़े ये सोचने लगेंगे कि उनके राष्ट्रीय हित तब अच्छी तरह सधेंगे जब वह यूरोपीय समुदाय के बाहर अपने राष्ट्रीय हित का संवर्धन का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर आज स्थिति ये हो रही है, पिछले सप्ताह जब एक वर्चुअल समिट वीडियो के जरिए यूरोपीय समुदाय के नेताओं ने किया तो उसमें बात स्पष्ट हुई कि यूरोप आज भी अपने सदस्यों में उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ है। पूर्व के देश वो हैं जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा रहा करते थे, उपग्रह देश हैं। वहाँ न तो जनतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, न उनको कोई खास चिंता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। वो इस बात के आदी हैं कि कोई तानाशाह उन पर शासन करेगा और उनको कहीं ना कहीं जो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का संचालन है उससे बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। उनका कोई संकल्प पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है और उन मानवीय मूल्यों के लिए नहीं है जिनके प्रति यूरोपीय समुदाय समर्पित है। तो कहीं ना कहीं आज अनेक बड़े नेता यूरोपीय समुदाय के यह सोचने को विवश हैं कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही थी तब कहीं कोई चूक तो उनसे नहीं हो गई। दूसरी ओर वो देश हैं जो दक्षिणी यूरोप का हिस्सा हैं, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली आदि, जो हमेशा से यूरोप का हिस्सा रहे हैं, जहां जनतांत्रिक परंपरा भी है। अगर जहां तानाशाही थी तो उसका उन्मूलन हुए कई वर्ष हो चुके हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की साझेदारी बाकी यूरोप के साथ है, मगर वो अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के बारे में इतने गैर जिम्मेदार और फिजूल खर्च हैं कि उनका धोने के लिए जो मेहनतकश उत्तरी अधिक संपन्न सदस्य देश हैं वो बहुत बार बार उत्साहित नहीं होते हैं। खासकर 2008 के यूरोजोन संकट के बाद उन्हें लगता है कि कितनी बार इन लोगों को इनकी परेशानी से मुक्ति दिलाई जाएगी। और यहीं एक और संकट है कि इटली, पुर्तगाल, स्पेन आदि वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर टिकी हुई है पर्यटन उद्योग के साथ। और कोरोना की चपेट के कारण जो पर्यटन उद्योग लगभग समाप्त प्राय हो गया है, तो वहां लॉकडाउन खुलने के साथ थोड़ी उतावली इस बात की है कि यदि पर्यटक आना शुरू करेंगे तो लोगों को जीविका और उपार्जन का मौका मिलेगा और बहुविध अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। मगर मान लीजिए दुर्भाग्य से यदि इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग में कोई कसर रह जाती है, बाहर से संक्रमण आता है और दोबारा कोरोना वायरस की लहर उठती है तो उसका नुकसान पूरे यूरोप को उठाना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि ये संकट आज यूरोपीय नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, जिनमें एंजेला मार्केल दूरदर्शी नेता हैं, समझदार नेता हैं, मध्यमार्गी नेता हैं। उन्होंने अपने कुछ बुनियादी किफायती सिद्धांतों में समझौता भी किया है इसको बचाए रखने के लिए कि यूरोपीय समुदाय एक संगठन के रूप में बचा रहे। मगर कहीं न कहीं जो
उनके अपने मतदाता हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोपीय समुदाय की सदस्यता, उसके नेतृत्व के लालच के कारण हमें अपने कुछ हित बलिदान नहीं करने पड़ रहे हैं। तो शरणार्थियों के प्रति जो नरमी अंजेला मार्केल ने दिखाई, उसकी प्रतिक्रिया में नियो नाजी, नव नाजी उत्पाती उपद्रवी तत्व वहां उभर कर सामने आने लगे हैं। अभी हाल में स्टटगार्ट में एक ऐसी घटना घटी थी कि पार्क में कुछ 18-19 वर्ष के, इससे भी कुछ कम उम्र के किशोरियां बैठे थे जो मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, शराब पी रहे थे, उत्पात कर रहे थे, और जब पुलिस वाले आए तो उनके साथ उनकी मुठभेड़ हुई। फिर लूटपाट का एक दौर शुरू हुआ और कुछ दुकानें लूटी गई, और इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद फिर ये बहस शुरू हो गई कि यह बल प्रयोग जरूरी था भी या नहीं। आप देखें तो न केवल यूरोप में बल्कि ब्रिटेन में भी ये घटनाएं घटी हैं कि छुरेबाजी की कुछ घटनाएं पहले रीडिंग में घटी, फिर उसके बाद ग्लासगो नगर में घटी, कुछ जान इसमें गई। और हर बार चर्चा ये उठता है कि हम इसे आतंकवादी हमला नहीं मानते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया वो या तो मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे, बीमार थे, और या वो खुद उत्पीड़ित थे, शोषण का शिकार थे, और उनको जिम्मेदार ठहराना थोड़ा इसके लिए कठिन है। मगर जो पीड़ित हैं, जो इस तरह की हिंसक घटनाओं के शिकार होते हैं, वो ये तर्क स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं यूरोप में जो रंग भेदी, नस्ल भेदी आक्रोश का विस्फोट अमेरिका में हो रहा है मूर्ति भंजन का, उसका प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रह सकता। भले इस शिखर वार्ता के दौरान अंजेला मार्केल ने या मैक्रोन ने इसका उल्लेख न किया हो, मगर कहीं ना कहीं उन्हें ये बात माननी पड़ेगी कि बेल्जियम के राजा लेपोल्ड की मूर्ति का भी को कुरूप करने का प्रयास किया गया। अन्य जो खलनायक उपनिवेशवादी, नस्लवादी, साम्राज्यवादी दौर के थे, उनकी हिसाबदेही अब आने वाले दिनों में शायद न केवल अश्वेत नागरिकों को, न केवल पूर्व दासों को, बल्कि उन लोगों को भी देनी पड़ेगी जो खुद गोरे हैं मगर नस्लवादी नहीं हैं, उदार हैं, जनतांत्रिक हैं, मानवीय मूल्यों में जिनकी आस्था है। ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो यूरोपीय समुदाय के सामने है कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता ग्रहण की है, उन्होंने बार बार ये संकेत दिया है कि अटलांटिक भाईचारे का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोप वाले अब तक अमेरिकी छत्रछाया में रहते रहे हैं, अपनी रक्षा का खर्च उन्होंने खुद बर्दाश्त नहीं किया है, अब समय आ गया है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अपनी रक्षा का खर्च खुद उठाएं। इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि यूरोप के देश इसके लिए तैयार होते रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने कम से कम अपने रक्षा बजट हाल में तेजी से बढ़ाए हैं, मगर तब भी उनको चौंकाने के लिए जब ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि मैं नाटो की सेनाएं अब हटा रहा हूँ, फौजी टुकड़ियाँ जर्मनी से, इनको घर वापस ले जा रहा हूँ, और फिर 2-3 दिन बाद कहते हैं मैं इन्हें पोलैंड में अब तैनात करने वाला हूं, तो यूरोप वालों का यह पूछना शायद स्वाभाविक है कि क्या वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं पूर्वी सदस्यों में यूरोप के, और मध्य और पश्चिमी यूरोप के सदस्यों में। कहीं न कहीं ये बात यूरोपीय समुदाय को समझने की ज़रूरत है। और एक और पक्ष जो यूरोपीय समुदाय के नेताओं के लिए ज़रूरी है, कुछ लोगों का मानना है कि बड़े सौभाग्य का विषय है कि अब अगले 2 वर्ष के लिए यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्ष जो होंगी वो अंजेला मार्केल होंगी, जो संयत हैं, मध्यमार्गी हैं, दूरदर्शिता हैं, और जिनको ज़मीनी हकीकत का हमेशा एहसास रहता है, मगर उनका अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। और उनके जो साथी मैक्रोन हैं, वो मैक्रोन को खुद अपने घर में आंतरिक विपक्षियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो छवि थी वो उतनी आकर्षक नहीं रही है, चौंधी आने वाली, जितनी उस समय थी जब वो नए नए राष्ट्रपति बने थे। और कहीं ना कहीं फ्रांस को हो या जर्मनी हो, इनको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज स्थिति फिर से वहाँ आ रही है जब यूरोपीय समुदाय, जो कभी एक बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में दुनिया की बड़ी आर्थिक इकाइयों में एक था, तकनीकी शक्ति था, और उसका कम से कम एक सदस्य वीटो से संपन्न सुरक्षा परिषद का सदस्य भी था, आज घुमा फिरा कर बात फिर पुराने यूरोप की पारंपरिक बड़ी शक्तियों फ्रांस और जर्मनी तक आ गई है, जो ही दिशा निर्देश करते हैं। एक सीमा तक इनके साथ बेल्जियम, नीदरलैंड्स आदि जुड़े हुए हैं, किंतु बाकी देश लगभग तटस्थ हैं, जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यदि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद शेंगन के जो सीमा शुल्क मुक्त राजमार्ग थे या जहां कस्टम की चौकियां नहीं थी, उनमें एक बार प्रतिबंध लगने के बाद यदि राष्ट्रीय संप्रभुता का दौर फिर उफान पर आता है और हर देश अपने यहाँ रोग के संक्रमण को रोकने के लिए, शरणार्थियों की आवाजाही को रोकने के लिए फिर से प्रतिबंध शुरू करता है, तो कितनी देर तक फिर साझा बाजार बचा रह जाएगा। ये एक पक्ष है जिसके लिए यूरोप वालों को चिंतित होने की जरूरत है। एक और चिंताजनक बात है कि जो भारत और चीन के बीच जो मुठभेड़ कश्मीर में, लद्दाख में हुई, उसके बाद यूरोप वाले ये सोचने को मजबूर हुए हैं कि जिस चीन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर वो व्यापार करते हैं, कभी यूरोपीय समुदाय सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार चीन का था, आज ये जगह आसियान के देशों ने ले ली है, तो
चीन के प्रति उनका क्या रवैया होना चाहिए। वो आलोचना तो करते हैं चीन की मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना के लिए, जनतंत्र की उपेक्षा के लिए हांगकांग में, मगर क्या अपने व्यापार के पैमाने को देखते हुए वो चीन के साथ मुठभेड़ का तेवर उभयपक्षीय या सामूहिक रूप से ले सकते हैं। चीन ने कोशिश ये की है कि अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के नाम पर छोटे छोटे देशों को बड़े पैमाने पर यह लालच दिया है कि वह उन्हें तकनीकी सहायता देगा, वित्तीय सहायता देगा, और एक तरह की दरार उसने यूरोपीय परिवार में पैदा कर ली है। लगभग यही समस्या यूरोपीय देशों के साथ रूस के प्रति भी है। पुतिन के तेवर मध्य पूर्व में, अफ्रीका में, लीबिया में मुठभेड़ वाले हैं, और कई बार पुतिन का आचरण ही बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और परंपरा में कोई आस्था नहीं रखते हैं। वो दूसरे देशों की संप्रभुता कार्याधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपने विरोधियों की हत्या करवा सकते हैं, क्रीमिया को अपने सैनिक हस्तक्षेप से एक तरफा अपने कब्जे में ले सकते हैं। मगर क्या यूरोपीय देश जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए साइबेरिया की गैस पर निर्भर हैं, उनके प्रति भी कोई कड़ा तेवर अपना सकते हैं? उनकी कोशिश ये रहती है कि वो अमेरिका को एक संकेत दें कि हम हर वक्त अमेरिका के कठपुतले या पिछलगुए नहीं हैं, हमारी अपनी नीति है। मगर आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उनकी अपनी स्वाधीनता काफी बड़ी सीमा तक सीमित है। और अंत में एक और बात है जो भविष्य में चिंता पैदा कर सकती है कि चाहे अनचाहे जो पुरानी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी यूरोपीय ताकतें थीं, वो अफ्रीका के हिंसक गृह युद्धों में, कबायली युद्धों में खींचती चली जा रही हैं। इटली लीबिया में, फ्रांसीसी भाषी सहारा के दक्षिण वाले साहिल वाले इलाके में, और कहीं ना कहीं फ्रेंच लीजन जो कोशिश कर रहा है माली में जिहादी इस्लामी हिंसा को रोकथाम की मदद करने की, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दस्ते की, वो उनका आने वाले दिनों में क्या परिणाम होगा ये कहना थोड़ा कठिन है। यह अफ्रीका का दुर्भाग्य है कि सदियों से जब भी किसी ने अफ्रीका की ओर अपनी नजर डाली है तो उसका लालच सिर्फ इस महाद्वीप की प्राकृतिक खनिज संपदा पर रहा है। यहाँ के निवासियों के कल्याण के बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं रही है। सभी उपनिवेशवादी, नस्लवादी, साम्राज्यवादियों की नीति एक सी रही है, फ्रांसीसी हो, बेल्जियम, जर्मनी या अंग्रेज, कोई भी इतालवी। यह दुर्भाग्य आज तक अफ्रीका का है और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पिछले सप्ताह जो घटनाएं हुई उनसे यही बात एक बार हमको फिर देखने को मिली कि जो राज्यों की सीमा रेखाएं औपनिवेशिक ताकतों ने खींची थी वो कितनी बेमानी हैं। वो एक जनजाति को दो टुकड़ों में बांटती हैं, जो प्राकृतिक विभाजन था इस महाद्वीप का उसकी अवहेलना करती हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए जो सरकारें राज्य के रूप में प्रकट हुई हैं उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद, उनके भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ाने का काम ही पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने किया है ताकि वो अपने हित साध सकें, और इसका खामियाजा अफ्रीका को भुगतना पड़ा है। जो पश्चिमी उत्तरी छोर है वहां लीबिया में गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल बागी जनरल हफ्तार वहां से लीबिया की घेराबंदी छोड़ पीछे हटे हैं, मगर समर्पण का उनका कोई इरादा नहीं है। उनके जो समर्थक रूसी और मिस्री हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। युद्ध विराम की पेशकश उन्होंने जरूर की थी, मगर जब लीबिया की राष्ट्रीय सम्मत वाली मान्यता प्राप्त सरकार ने उसे ठुकरा दिया तो उन्होंने फिर एक बार सैनिक हरकत बढ़ा दी, और पूर्वी लीबिया के उस हिस्से में जहां तेल की कूप हैं, जहां तेल के शोधन के संयंत्र हैं, उन्होंने फिर एक बार कब्जा कर लिया। और पिछले हफ्ते यह समाचार सुनने को मिला कि हफ्तार के सैनिकों ने रूसी भाड़े के सैनिकों की मदद से कब्जा कर लिया था एक तेल रिफाइनरी पर, और वहां उत्पादन रोकने की कोशिश की थी। रोकने का अर्थ ये था कि उत्पादन पहले रोकिए और फिर इस तेल को वहां न जाने दीजिए राष्ट्रीय सरकार के पास, और इसको अपने कब्जे में कर लें। तो लगता नहीं है कि निकट भविष्य में इसमें कोई युद्ध विराम वास्तविक होने वाला है। ये लंबी लड़ाई खींचने वाली है। अब यहाँ पुतिन भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, और मिस्र ने भी ये झंडा फहरा दिया है कि वो उत्तरी अफ्रीका में पुराने जो पैन अरब एकता का एक दौर था नासिर के ज़माने में, उसका अनुसरण करते हुए अपनी चौधराहट यहाँ स्थापित करना चाहता है। मिस्र दूसरे छोर पर जहाँ हस्तक्षेप कर रहा है वो वहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इलाका है, जहाँ एक बड़ा बांध बन रहा है, इथियोपिया और सूडान के बीच में थोड़ी विग्रह का कारण बना है, और कहीं ना कहीं इसमें इजिप्ट भी बीच में आके पड़ गया है। तो इथियोपिया वालों ने और सूडान वालों ने कहने की घोषणा की है कि मिस्र को ऐसी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए,
चाहिए, मगर मिस्र आसानी से मानने वाला नहीं है। तो ये पूरा इलाका जो उत्तरी मगरब वाले अफ्रीका का है, जिसका घनिष्ठ नाता मध्य पूर्व की राजनीति से जुड़ा रहता है, काफ़ी समय तक अस्थिर रहने वाला है। मगर सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय जो है वो साहेल वाला इलाका है, सहारा के रेगिस्तान के दक्षिण वाला, जो फ्रांसीसी भाषी अधिकांश तक है, जहाँ छोटे छोटे अनेक राज्य हैं, बुर्किना फासो, सेनेगल, लाइबेरिया, मोनरीविया, नाइजर, जहाँ इस्लामी जिहादी तत्वों ने घुसपैठ कर शरण ले ली है। नाइजीरिया में कहीं वो बोको हराम है, कहीं वो नसरत इस्लाम कहलाते हैं, कहीं वो अपने को अल-शबाब कहते हैं। ये सारे के सारे जो बागी गिरोह हैं, कट्टरपंथी इस्लामी विद्रोही, वो सब कहीं ना कहीं अल कायदा की ही शाखाएं हैं। जब इस्लामी खिलाफत को हार स्वीकार करनी पड़ी सीरिया में, तो वहाँ से सीधे उठकर अफ्रीका में आ गए और यहाँ की कुछ आदिम जनजातियों की आपसी रंजिश का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसे अपनी शरण स्थापित किए हैं, ठिकाने स्थापित किए हैं, जिन पर यहाँ की केंद्रीय सरकारें अपना अंकुश लगाने में बिल्कुल असमर्थ रही हैं। और न केवल अपना अंकुश लगाने में असमर्थ रही हैं, बल्कि जो यहाँ शांति रक्षक दस्ता संयुक्त राष्ट्र ने तैनात किया है, वो 15,000 की उसकी संख्या है, मगर वो भी बिल्कुल बेकाबू रहा, इन विद्रोहियों को अपने नियंत्रण में लाने में असमर्थ रहा है। अब जो संकट है कि यहीं फ्रांस ने फ्रांसीसी लीजन को भी तैनात किया है। कभी कभार यहाँ विवश होना पड़ता है इटली को भी राजनयिक और ससैनिक हस्तक्षेप के लिए, किंतु कुल मिलाकर जो यहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने लगभग एक तरह से समर्पण कर दिया है और अपने उस इलाके को खाली कर दिया है इन बागियों के लिए। और यहाँ इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं, कहीं बहुत बड़ा रेगिस्तान है, कहीं बड़े घने जंगल हैं, और कहीं वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है, आधारभूत ढांचा नहीं है, कहीं न विमान है, न हेलीकॉप्टर है। तो इस सब का लाभ उठाकर इन लोगों ने एक विस्फोटक स्थिति यहाँ पैदा कर दी है। सबसे अधिक विस्फोटक स्थिति माली में है, और माली से इस जिहादी हिंसा का, इस कबायली हिंसा का जो संक्रमण है, वो पड़ोस के राज्यों में होने लगा है, वो चाड में होने लगा है, वो नाइजर तक चला जाता है, और कभी कभार वो उगांडा के दरवाजे तक दस्तक देता है। तो ये स्थिति जो है, वो जिन्हें आप रक्त रंजित हीरे कहते हैं या खून में सना सोना कहते हैं, तो पिछले हफ्ते एक समाचार ये भी सुनने को मिला था कि रातों रात एक खान में काम करने वाले मजदूर को कई किलो भार का एक बहुत महंगा रत्न मिला, जिसको बेचकर वो रातों रात करोड़पति बन गया। मगर इस तरह की लॉटरी कम लोगों के नाम खुलती है। अधिकांश अफ्रीकी आम आदमी मजबूर है, या तो वो एबोला महामारी के संक्रमण से मरता है, या भूख से मरता है, या कुपोषण का शिकार होता है, या ये जो कबायली हिंसा होती है, जो बगावत होती है, उसमें वो मारा जाता है। तो उनके लिए कोरोना से एकजुट होकर लड़ना निरंतर कठिन होता जा रहा है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस तत्काल गृह युद्ध का संकट हो, या कोरोना की चपेट हो, या एबोला हो, या कट्टरपंथी इस्लामी बागियों पर नियंत्रण पाने की चुनौती हो, हम उस चीज को भूल जा रहे हैं जो बहुत बड़ा पर्यावरणीय सर्वनाश का सामना करना पड़ सकता है इस महाद्वीप को निकट भविष्य में। और जो ये शरणार्थियों की समस्या है, गृह युद्ध है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं उस भूमि के बंजर होने से, सूखे होने से, जो कहीं ना कहीं तपती धरती और मौसम बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। अस्वाभाविक बाढ़ें आदि उसका हिस्सा हैं। एक और बात जो अफ्रीका के बारे में उल्लेखनीय है, वो ये है कि बहुत लंबे समय तक दुनिया के अनेक देश, पश्चिम के हों या भारत हो, ये मानकर चलते थे कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, जो विकसित देशों में जिनको शामिल किया जाता है, वो नेतृत्व प्रदान करेंगे बाकी अफ्रीका को आधुनिकीकरण के लिए, जनतंत्र के लिए, सुशासन के लिए। मगर ये आशा निर्मूल साबित हुई है। खुद आज दक्षिण अफ्रीका अब हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। हिंदुस्तान के निकट संबंध रहे हैं पूर्वी तट पर तंजानिया, केन्या आदि देशों के साथ, मगर वो भी आज अफ्रीका के भविष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते जितना मध्य अफ्रीका, जिसे हार्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं, कि अगर एबोला है तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, यदि कॉन्गो में गृह युद्ध है तो बगल में रुवांडा, बुरुंडी में कबायली हिंसा चल रही है, ऊपर नाइजर है। हाँ, एक अच्छी आशा की किरण जो देखने को पिछले हफ्ते मिली थी, वो ये थी कि जब शरणार्थी उगांडा के दरवाजे तक पहुंच गए, तो उगांडा ने बिल्कुल कोरोना संक्रमण का खतरा उठाते हुए अपने द्वार उनके लिए खोल दिए और कहा कि आखिर ये हमारा हाड़ मांस है, हम इनको अमानवीय शिविरों में रहते हुए जान देते नहीं देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि यदि कोई भविष्य में नेतृत्व अफ्रीका के में ऐसा प्रकट होता है जो कमोबेश ईमानदार हो, जो कमोबेश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो इस कबायली मानवीय
मूल्यों को पुनर्स्थापित कर सके, होड़ न ले रातों रात भूमंडलीकरण में भाग लेकर पश्चिमी उपभोक्तावादी अपसंस्कृति का हिस्सा बनने के लिए। मगर जब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी मौजूदगी इस महाद्वीप में बनाए हैं और यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही हैं, तब तक ये संभव शायद नहीं होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को, या बहुत बुरा उदाहरण कहिए, देखने को हमें पिछले हफ्ते मिला था, जब नाइजीरिया और नाइजर के लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी विलायत की एक अदालत में कि बर्मा शेल कंपनी की एक सहयोगी कंपनी जो काम करती है अफ्रीका में, वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जिसने कैंसर बढ़ाने वाले विषाणुओं को वहां छोड़ दिया है। जमीन बंजर हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और उनको मुआवजे के तौर पर कई अरब डॉलर की मांग उन्होंने की। तो ये जो तेल कंपनी थी, बर्मा शेल कंपनी की सहयोगी कंपनी, उसके तर्क बड़े विचित्र थे। उन्होंने कहा ये तो कंपनी अफ्रीकी कंपनी है और हमारी पूरी आस्था अफ्रीका की कानून प्रणाली में है, और ये वही कंपनियां हैं जो अब तक आरोप लगाती रही हैं भ्रष्टाचार के, कानून के राज के समाप्त होने के इन्हीं सरकारों पर, कि उनको तो ये मुकदमा वहां की अदालत में दायर करना चाहिए था। ये तो यहाँ का कार्याधिकार क्षेत्र ही नहीं है विलायत में इस मुकदमे को दायर करना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ स्वामी कंपनी है, ये तो हमारी खरीदी एक कंपनी है, ये अपनी जिम्मेदारी काम की इसकी अपनी है। दूसरी मजेदार बात ये थी कि उसके बाद जो उनका दूसरा कुतर्क था वो तो और भी बड़ा जबरदस्त था, कि जो वहां प्रदूषण हुआ है वो तेल कंपनी के तेल शोध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि जो बागी हैं जिन्होंने तेल में चोरी का प्रयास किया था, पाइपलाइन में छेद किए थे, फिर उनको काबू पाने में असमर्थ रहे थे, तो उन्होंने प्रदूषण फैलाया है। और इस प्रदूषण की जिम्मेदारी उन सरकारों की है जिन्होंने प्रदूषण निरोधक कानून नहीं बनाए हैं या नियंत्रण सतर्कता नहीं बरती है। अर्थात हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हम तेल कूपों से तेल लेकर ले जाएंगे, मगर सारी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय निवासियों की है, सरकारों की है। तो ये जब तक मनोवृत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रहती है, वो खानों का काम करने वाली कंपनियां हों डीबीएस जैसी दक्षिण अफ्रीका में, या वो तेल कंपनियां हों बर्मा शेल जैसी, मुझे लगता है कि अफ्रीका का त्राण इससे होने वाला नहीं है। अफ्रीका के घटनाक्रम का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहता है मध्य पूर्व के घटनाक्रम से, और पिछले हफ्ते वहां कुछ देखने को बड़ी विचित्र चीजें मिली कि यमन में बड़े समय से जो लंबा गृह युद्ध चल रहा था, उसमें हाउदी बागियों ने कब्जा कर लिया सोकोत्रा नामक द्वीप पर। ये सोकोत्रा नामक छोटा सा द्वीप है जिसकी तुलना अक्सर दक्षिण अमेरिका के गालापागोस से की जाती है, जो जैव विविधता के लिए बड़ा मशहूर है, पर्यटकों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश जनता शिया संप्रदाय को मानने वाली है। माना जाता है कि ईरान का उस पर प्रभाव आसानी से रह सकता है, और लोगों का कहना है कि ये तो 1000 किलोमीटर करीब दूर यमन की मुख्य भूमि और राजधानी अदन से पड़ता है, तो क्यों इन लोगों के बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। मगर इसकी जो सामरिक स्थिति है, वहां एक विस्फोटक टाइम बॉम्ब सरीखा काम भी हो रहा है। 80 के दशक में वहां एक तेल टैंकर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था। कल्पना कीजिए 4 दशक आज बीत चुके हैं, ये जहाज जंग खा चुका है, लगभग क्षत विक्षत मलबे में बदल गया है, मगर आज भी इसमें 80 लाख बैरल तेल बचा हुआ है। और सोकोत्रा वालों का कहना है कि हमें इस तेल को निकालने के लिए कुछ पैसा दिया जाए, हम इस तेल को सुरक्षित निकाल लें, उसे बेचकर हम अपने विकास कार्यों में लगा लें। मगर पश्चिमी देशों का मानना है, सऊदी अरब का स्वयं ये मानना है, जो हाउदियों के विरोधी हैं, कि ये भयादोहन कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी कम बड़ा सच नहीं है कि इस तेल में जंग लग चुका है, इसके पाइप खराब हो चुके हैं, उसमें विस्फोट पैदा करने वाली गैसों का संचार हो रहा है। कुल मिलाकर जो कई 100 लोग इस जहाज का रखरखाव करते थे, उसमें दर्जन भर लोग अपनी जान जोखिम पर डालकर वहां खड़े हैं। और यदि कोई विस्फोट होता है तो उससे जो तेल का रिसाव होगा, उससे कितना बड़ा नुकसान समुद्री जीव जंतुओं को होगा, कितने समुद्री तट उससे क्षत विक्षत होंगे, और उसका क्या सामरिक प्रभाव पड़ेगा इस खाड़ी में भीतर घुसने वालों पर, इसको सोचने की शायद जरूरत है। और जहां कब्जा किया हाउदियों ने सोकोत्रा में, तो लगा कि पल्ला इस गृह युद्ध का उनके पक्ष में झुक रहा है, और उन्होंने कुछ दुस्साहसिक काम किए कि कुछ चालक रहित फिर से ड्रोन और प्रक्षेपास्त्र भेजे सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब ने उनका निराकरण तो कर लिया, मगर जवाबी हमला शायद हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यह समाचार भी सुनने को मिला कि ईरान में राजधानी तेहरान के पास एक भारी विस्फोट हुआ है। ये एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का हिस्सा था। तो कई लोगों के मन में यह गंभीर आशंका है कि तेहरान इसको यथावत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी आर्थिक प्रबंधों के कारण वो बिल्कुल उसकी पीठ दीवार के साथ लगी हुई है, उसके अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। और यदि यही सब चलता रहा तो ईरान में जो कट्टरपंथी अधिक इस्लामी तत्व हैं वो राजनीति में अधिक सक्रिय होंगे। ईरान का जो समझौता ओबामा के साथ परमाणविक शक्ति के बारे में हुआ था, वो लगभग नष्ट हो चुका है ट्रंप के शासनकाल में। इजराइल के जरिए या किसी और शत्रु के
जरिए किए गए तो निश्चित रूप से ईरान इसका बदला लेगा। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में एक हलचल पिछले हफ्ते ऐसी रही है जो लगभग अनदेखी रह गई है। नेतन्याहू ने बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की है फिलिस्तीनियों की जमीन पर, जहां उन्होंने बसाए थे इजरायली नागरिक, और इस जमीन को वो अभिन्न हिस्सा बना देना चाहते हैं इसराइल का। ये जमीन उन्होंने हथियाई थी सन 67 के और 73 के युद्धों के बाद, सीरियन गोलन हाइट वैली हो या पश्चिमी तट जो कहलाता है वो हो। मगर अब तक जब समझौता हुआ था कैंप डेविड का, ये बात मानी गई थी कि ये जमीन अंततः फिलिस्तीनियों को सौंप दी जाएगी, जहां वह लगभग अपनी स्वाधीन सरकार चला रहे होंगे। नेतन्याहू के मन में सबसे बड़ा लालच इस समय यह लगता है कि यदि उन्होंने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के रहते इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो वो इस जमीन को इजराइल का भी हिस्सा बना लेंगे। यदि उन्होंने ऐसा इस समय नहीं किया तो यदि डोनाल्ड ट्रंप का पुनर्निर्वाचन नहीं होता है तो ये चुनौती बहुत कठिन हो जाएगी। विडंबना यह है कि उनकी इस नीति का विरोध स्वयं इजरायली नागरिक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जो अरब देशों के साथ समझौता इजराइल का था वो नष्ट हो जाएगा, और लगभग इसका विरोध यूरोपीय समुदाय के सभी देश भी कर रहे हैं। और एक और चीज जो इसके साथ मिली जुली है, इसी इलाके में लेबनान में भयंकर मुद्रास्फीति हो रही है, बेरोजगार बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और यह सोचना गलत होगा कि यदि लेबनान संकट में फंसता है तो इससे इस इलाके की शांति अक्षत रहेगी, कहना कठिन होता जाएगा। जिस समय यूरोप के नेता वीडियो के जरिए शिखर सम्मेलन कर रहे थे यूरोपीय समुदाय का, लगभग उसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देश के नेता भी एक वीडियो माध्यम से अपना शिखर सम्मेलन संपन्न कर रहे थे। भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन इस समय एक विशेष महत्व का था, क्योंकि भारत और चीन की जो मुठभेड़ लद्दाख में हुई है उसमें भारत के लिए समझना परमावश्यक है कि चीन के साथ मुकाबले में कौन देश उसका साथ दे सकते हैं, कौन उसका साथ छोड़ सकते हैं। जो आसियान के 10 देश हैं उनमें इंडोनेशिया जैसा देश भी है, जहां भारत का सांस्कृतिक प्रभाव सदियों से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। वो इस्लाम का हो, बौद्ध धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, स्थापत्य में हो, नृत्य में हो, मिथकों में हो, पुराणों में हो, भाषा में हो, राजनीतिक दर्शन में हो, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की साझेदारी भी इंडोनेशिया के साथ रही है, कभी प्रतिद्वंदिता कभी साझेदारी। लगभग यही स्थिति हिंदुस्तान की रही है, भारत की रही है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया में, जहां का सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र हमेशा से भारत का माना जाता रहा है। और वियतनाम के कुछ हिस्सों में भी ईसा के जन्म की सदी के पहले से हिंदू धर्म से प्रभावित राज्य शासन कर रहे थे। एक और हितों का सन्निपात यहाँ है कि आसियान के सभी देश थोड़ा आतंकित और त्रस्त रहे हैं चीन के आक्रामक विस्तारवाद से, जो दक्षिणी चीनी सागर में चीन ने हाल में किया है। चीन का मानना है कि पूरी जलराशि उसका प्रभाव क्षेत्र है और इस कारण उसका टकराव होता रहा है, कभी कभी पैरासॉइल द्वीप समूह को लेकर, कभी स्पार्टली द्वीप समूह को लेकर, कभी फिलीपींस से तो कभी वियतनाम के साथ। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना है उसके कारण इन देशों का जो मछुआरों की नौकाएं हैं या समुद्र तल पर स्थित संसाधन है, प्राकृतिक खनिज संपदा, उसको लेकर चीन के साथ टकराव होता रहा है। चीन अपना दावा इस आधार पर पेश करता है कि आज से सदियों पहले किन्नर नौसैनिक चिंग हो, जो यहाँ अपना बेड़ा लेकर आए थे, वो यहाँ के शासकों से नजराना लेकर वापस गए थे, और लगभग उसी समय भारतीय नाविक बेड़े भी चोल राजवंश के यहाँ गए हुए थे, और उनका प्रभाव भी इन देशों में देखने को मिलता है। कुछ और देश हैं जहां भारतीय वंश के लोग रहे हैं, जो अंग्रेजों के शासनकाल में वहां खदानों में काम करने के लिए, रबर के बागानों में काम करने के लिए गए थे, और मलेशिया जैसे देशों में लगभग 7 से 8%, कभी 10% उनका आंकड़ा हुआ करता था, और वो एक संतुलन का काम करते थे चीनी जो 34-35% थे उनके और मलयों के बीच में। मगर हाल के वर्षों में, पिछले 40-50 वर्षों में, मलय भूमिपुत्रों का कहना यह है कि पहला अधिकार उस देश के सारे संसाधनों पर उनका है। वहाँ क्रमशः इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है, शरिया के कानून बढ़े हैं, और भारत विरोध का स्वर एक तरह से मुखर होता रहा है। खासकर जब से डॉक्टर महातिर वहाँ निर्वाचित हुए थे प्रधानमंत्री, उनके मन में कहीं न कहीं कट्टरपंथी इस्लाम का समर्थन तो था ही, मगर
मगर भारत के हितों के प्रति असंवेदनशीलता भी थी। उनको थोड़ा ये था कि जब तक मलेशिया बहुत समृद्ध नहीं था, उनको लगता था कि भारत की ज़रूरत उनको है। जब कुछ तेल के कारण, कुछ पर्यटन के कारण, कुछ विकास के कारण उन्हें लगा कि अब वो भारत से बेहतर हालत में है, तो उन्होंने भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया। और जब भारत में कट्टरपंथी इस्लाम का प्रचार करने वाले जाकिर नायक ने वहाँ शरण ली और भारत ने उनसे प्रत्यार्पण की आवेदन दिया, तो वो देर तक टाल मटोल करते रहे और आज तक ये काम संपन्न नहीं हुआ है। अभी हाल में जब भारत ने अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर राज्य का प्रशासनिक पुनर्गठन किया, तो जरा कठोर अभद्र भाषा में महातिर ने उसकी आलोचना की, और जब भारत सरकार ने उन्हें याद दिलाई कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, तो उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, मैं जिसे गलत समझता हूँ गलत कहूँगा, जिसे ठीक समझता हूँ ठीक कहूँगा। और ये निश्चित रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। उसके बाद भारत और मलेशिया के संबंध थोड़ा और तनावग्रस्त होते रहे हैं। भारत ने मलेशिया से जो पाम तेल खरीदता था उस पर रोक लगा दी। वो पिछले दरवाजे से कहीं बजरिए चीन, बजरिए नेपाल भारत तक पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है, मगर ये दूसरी साजिश का हिस्सा है जिसमें हमें यहाँ उलझने की जरूरत नहीं है। 2 देश कम से कम इन 10 देशों में ऐसे हैं जिनके हितों का सीधा सन्निपात भारत के साथ होता है, जिनमें एक इंडोनेशिया है जो नियंत्रण कर सकता है भारत के साथ मलक्का की जल संधि पर, लोम्बोक की जल संधि पर और सुंडा की जल संधि पर। और उसकी इतनी दूरी भी है कि एकाएक चीन अब का नौसैनिक बेड़ा उस तक नहीं पहुंच सकता है। और वो एक छतरी की तरह इंडोनेशिया फैला हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लगभग ऑस्ट्रेलिया के सीमा तक। इंडोनेशिया का ये हिस्सा इरियान बारात भी है जो कभी पापुआ न्यू गिनी कहलाता था। वो एक और कहानी है कि वहाँ का उपनिवेशवादी दोहन कितना हो रहा है, इंडोनेशिया की सरकार के प्रति वहाँ कितना विरोध आक्रोश है। मगर कुल मिलाकर चीनी मूल के कुछ लोग इंडोनेशिया में भी हैं और कट्टरपंथी इस्लाम का प्रभाव आज इस्लाम इंडोनेशिया में भी पहुंचा है। तो इसके कारण किस हद तक इंडोनेशिया भारत के साथ तत्काल बेहिचक खड़ा होगा कहना कठिन है। हम अक्सर बात करते हैं पूरब की ओर देखने की, पूरब की तरफ बढ़कर काम करने की, मगर सार्थक ठोस कदम अभी तक कोई उठाया नहीं गया है। सप्ताह भर में ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, मगर हमको देखना होगा कि म्यांमार जो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या भारत के साथ खड़ा होने का साहस कर सकता है? यही बात थाईलैंड पर है जो चीन के प्रभुत्व में न सही मगर चीन की छाया में निश्चित रूप से है। यही स्थिति लाओस और कंबोडिया की है जो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का हिस्सा रहे हैं, मगर वो जनजातीय दृष्टि से और साम्यवादी शीत युद्ध के दौर में साम्यवादी खेमे में होने के कारण चीन के साथ रहे हैं। हाँ, एक देश ऐसा है वियतनाम जिसका पुनर्एकीकरण हो चुका है, जिसका 1000 साल पुराना इतिहास है अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए चीन के साथ मुठभेड़ का। और ये हाल में भी एक मुठभेड़ चीन के साथ उनकी रक्त रंजित हुई थी जिसमें उन्होंने जितनी चोट खाई उतनी चोट चीन को पहुंचाई। मगर आज वो निर्भर हैं अमेरिका के साथ अपने सामरिक परिदृश्य की साझेदारी के लिए। और हम ये ना भूलें कि ये जो आसियान के 10 देश हैं, ये आज चीन का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार संगठन है। कभी यह अमेरिका हुआ करता था, फिर यूरोपीय समुदाय हुआ करता था। इन दोनों को पछाड़कर आज आसियान चीन का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। तो क्या वह अपनी आर्थिक सुव्यवस्था को, अपने आर्थिक विकास को जोखिम में डालेगा चीन के साथ मुठभेड़ के तेवर अपनाकर? एक छोटा देश सिंगापुर है जो बड़ा सुशासित देश है, जिसके बारे में कहा जाता है वो लगभग पुलिस राज्य है, वहाँ की पीएपी बड़ी कार्यकुशल है, मगर वहाँ मानवाधिकारों का हनन होता रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है। और हाल में जब कोरोना वायरस की चपेट में लोग आए तो पता चला कि बड़े पैमाने पर वहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस के वो श्रमिक थे जिनको ऐसी मलिन बस्तियों में रखा जाता था जो उनके घर की परिस्थिति शायद बहुत बेहतर हो, मगर सिंगापुर के जो न्यूनतम श्रमिक हैं उनकी तुलना में भी ये जो लगभग बधुआ मजदूर थे बहुत बुरी परिस्थितियों में रह रहे थे। और एक तरह का भेदभाव इनके साथ किया जाता था। भले ही सारे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर सिंगापुर की सरकार खरी उतरती हो, मगर सिंगापुर की एक महत्वाकांक्षा ये भी रही है कि वो हांगकांग के विकल्प के रूप में सामने आए। ये सोचना कठिन है कि वो विकल्प बन सकता है हांगकांग का। वहाँ की वित्तीय सेवाएं रातों रात यहाँ आ जाएंगी या सारे जहाज यहाँ के बंदरगाह पे आने लगेंगे। और जहाँ तक विमान सेवाओं का प्रश्न है वो तो कोरोना चपेट में आने के बाद लगभग अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, उनको वापस सामान्य होने में कई वर्ष लगेंगे। तो भारत के लिए आसियान देशों के साथ अपने नाते पुनर्परिभाषित करने की चुनौती आने वाले दिनों में काफी विकट रहेगी।
पिछले सप्ताह एक सनसनीखेज समाचार सुर्खियों में रहा जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया और वह समाचार था ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांतीय विधायक को केंद्र सरकार ने जांच के दायरे में घेर लिया क्योंकि उन पर आरोप यह था कि उन्होंने चीन से बड़े पैमाने पर आर्थिक उपहार ग्रहण किया था, अनेक बार चीनी खर्चे पर चीन की यात्रा की थी और न केवल अपनी प्रांतीय विधायिका में चीन के पक्ष में भाषण दिया था बल्कि अपने अनेक सार्वजनिक भाषणों में चीन की नीतियों का समर्थन किया था। ये स्थिति तब है जब ऑस्ट्रेलिया उन देशों में अग्रणी है जिसने चीन पर यह आरोप लगाया है कि वुहान के बारे में उसने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की थी और उसने चीन के इस मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर जो चीन ने उस पर नस्लभेद का आरोप लगाया है उसके प्रतिकार में चीन पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेष्टा की थी, जिनका जवाबी प्रतिकार भी चीन ने किया है ऑस्ट्रेलिया से आयातों पर प्रतिबंध लगाकर। हमें याद आता है कुछ समय पहले ऐसे एक और सेनेटर को, ऑस्ट्रेलिया में प्रांतीय सेनेटर को इस्तीफा देना पड़ा था, उन पर भी आरोप यही थे। अब इस बीच खुलासा ये भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले चीनी मूल के नागरिकों की संख्या लगभग 10 लाख है और वो जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, उनमें से कई करोड़पति अरबपति हैं, कई संरचनात्मक ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, कई उद्योगपति हैं, कई ने पैसा अपना कहीं मीडिया में लगाया है, दोनों ने खुले हाथ से दोनों राजनीतिक मुख्य पार्टियों को दान दिया है, चंदा दिया है। अब ये बात देखिए 2 स्तर पर समझने की है। यदि कोई किसी देश का नागरिक है तो उसको उस देश के किसी भी और नागरिक की तरह पूरा अधिकार है वहां की राजनीति में हिस्सा लेने का, अपनी पसंद का दल चुनने का, अपनी पसंद के दल को चंदा देने का, अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का जनतांत्रिक समाज में या विपक्ष की नीतियों के साथ का समर्थन करने का। मगर जो सीमा रेखा, जो लक्ष्मण रेखा है, वह यह है कि एक बार किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने के बाद आप उस अपनी मातृभूमि या पितृभूमि के हितों के रक्षा में वह सब नहीं कर सकते हैं जो जब तक आप वहां के नागरिक थे। तो ये आरोप जब लगाया जा रहा है कि चीनी नागरिकों को तो जाहिर कहना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूप में जो उनका अधिकार था उसका पालन किया है, मगर ये बात किसी से छुपी नहीं रही है कि जो बड़े बड़े चंदे दिए गए हैं कुछ शोध कार्यक्रमों को, कुछ अध्ययन के लिए, कुछ शोध परियोजनाओं को, वो लगभग वो हैं जो ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति, रक्षा नीति पर पैनी सतर्क नजर रखने के लिए हैं और चीन के मत को प्रतिपादित करने के लिए है। एक तरह की लॉबिंग की प्रक्रिया वो वहां हो रही थी जो ऑस्ट्रेलिया की जनतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप ही कहा जा सकता है। ये बात हमें उल्लेखनीय और विचारणीय इसलिए लगती है कि जिस समय चीन और भारत की मुठभेड़ लद्दाख के बर्फीली रेगिस्तान में हो रही थी और चीन और भारत के संबंधों के बारे में विश्लेषण मीडिया में हो रहा था, तो जितने भारत में पेशेवर चीन विद्या विशारद हैं उनका रुझान, उनकी सहानुभूति चीन की तरफ लग रही थी। ये कोई नई बात नहीं है। अनेक ऐसे विद्वान होते हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ, जो जिस देश का अध्ययन करते हैं उसके प्रति उनकी सहानुभूति लगभग बढ़ जाती है। और कई लोग ये देते हैं कि चीन तो एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता, संस्कृति हजारों साल पुरानी है, वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उसकी सारी जो याददाश्त है वो कभी शुनजू तक जाती है, कभी कन्फ्यूशियन तक जाती है और वो पैमाने पर अपनी रणनीति को सोचकर संचालित करता है। मगर तर्क यह भी दिया जा सकता है कि भारत भी लगभग ऐसी एक सांस्कृतिक सभ्यता है जिसकी स्मृतियां हजारों साल पुरानी है और यदि उनके पास शुनजू है तो भारत के पास भी कौटिल्य है। मगर ये तुम्हारे पास क्या, हमारे पास क्या वाली बात नहीं है। सीधा सच्चा सवाल ये है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हैं तो हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र हित में तटस्थता के साथ जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए चीजों का विश्लेषण करें और उसके अनुसार अपना मत बनाएं। जब भी अफ्रीका से कोई खबर आती है तो आदमी दिल थाम कर बैठता है। आमतौर पर खबर दुखद होती है, बीमारी के बारे में, गृहयुद्ध के बारे में, कबायली हिंसा के बारे में, मारकाट के बारे में, पर्यावरण के विनाश के बारे में। मगर पिछले सप्ताह कम से कम एक खबर अफ्रीका से ऐसी आई जो मलावी के राष्ट्रपति चुनावों से संबंधित थी, जिसने हमें आशा की किरण हमारे मन में एक बार फिर जगाई है। वहाँ जो राष्ट्रपति पिछले 4-5 साल से पदासीन थे वो हरा दिए गए हैं चुनाव में। पिछली बार जब उनका पुनर्निर्वाचन हुआ था तो कांटे की लड़ाई हुई थी और जो विपक्षी उम्मीदवार था उसका आरोप था कि सत्तारूढ़ राष्ट्रपति ने धन का दुरुपयोग किया है, बल प्रयोग किया है, भयादोहन किया है, भ्रष्टाचार किया है, हिंसा के कारण उनके समर्थक मतदान नहीं कर पाए थे। इस चुनाव याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। ये अफ्रीका के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हो रहा है, कीनिया के बाद, जहां इस तरह का फेरबदल चुनाव में हुआ हो।
इससे ये आशा ज़रूर हमें पैदा होती है हमारे मन में कि शायद अफ्रीका वाले अब इस बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष निर्भय चुनाव कराने चाहिए। उसी के बाद समतापूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है और वहाँ जनतांत्रिक बिरवा जो है उसकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं। चलते चलते एक बात हम अपने दर्शकों श्रोताओं को और याद दिलाना चाहते हैं कि अधिकतर जब हम ये सर्वेक्षण करते हैं तो हमारा ध्यान सुर्खियों में और उन समाचारों पर केंद्रित रहता है जो पिछले हफ्ते चर्चित रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई समाचार अनदेखे रह जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब यह चीन और भारत की मुठभेड़ की बात कर रहे हैं, अमेरिका, रूस और यूरोप देख रहे हैं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और चीन देख रहे हैं, तो हम अपने बिल्कुल पड़ोस की एक तरह से कुछ समय के लिए अनचाहे उपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है और आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ घट रहा है। तो हम लोगों को जहां कुछ खबरों में नहीं है उसके बारे में भी शायद सतर्क रहने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि कोई चूक हमसे इस मामले में ना हो और अगली बार मुलाकात तक इजाजत दीजिए।